टीएमपी द मैथमेटिकल पोएट के एक नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ। और काफ़ी समय हो गया वीडियो बनाए हुए, लेकिन कुछ डिटेल मैंने इकट्ठा की है जो आप सबके लिए उपयोगी साबित होगा, इसलिए वीडियो में लेके आया हूँ। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जिन वेरियस इश्यूज़ पे, वो सारे मैंने 9 पॉइंट में यहाँ पे नोट करके रखा है आपके सामने। और बाकी जो प्रीवियस वीडियो में आपके द्वारा कमेंट किए गए हैं वेरियस एस्पेक्ट में, उनके भी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये जो मेरा वीडियो है वो यूपीडब्ल्यूएससी एएसओ और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, ये दोनों के लिए होगा। साथ में यूपीडब्ल्यूएससी से संबंधित कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबसे क्षमा मांगता हूं कि ये वीडियो लाने में थोड़ा देर हो जाता है, क्योंकि अभी आपको पता है मैं ट्रेनिंग में हूं, तो थोड़ा समय निकालना मेरे लिए मुश्किल होता है। लेकिन जल्द ही रेगुलर वीडियोज़ आपको इस पे मिलेंगे चैनल पे। और साथ में जो नई आने वाली एएसओ की वैकेंसी है, उसके लिए मैं टेक्निक्स ऑफ स्टेट्स एनालिसिस टॉपिक, जो पिछले वाली वैकेंसी का एग्ज़ाम होने वाला था, उसके पहले कुछ एक वीडियोज़ मैंने उससे संबंधित बनाए थे, जो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो वो सीरीज़ भी मैं पूरा करूँगा और नए भी वीडियोज़ जो उपयोगी वीडियोज़ होंगे उससे संबंधित मैं बनाऊँगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एएसओ की वैकेंसी आने वाले 2 ढाई महीने में आ रही है और ठीक-ठाक मात्रा में आ रही है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं वीडियो के अंदर। तो इस पूरे वीडियो में आप अगर मेरे साथ में बने रहेंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। नो डाउट कई सारे पॉइंट्स पे आपको लगेगा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन चूँकि रेगुलर वीडियो मैं नहीं ला पाता हूँ, काफ़ी समय अंतराल के बाद ला रहा हूँ, तो वीडियो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे हो उसकी स्पीड तेज़ कर सकते हैं या कुछ आगे बढ़ के देख सकते हैं जो आपके काम का पॉइंट हो। इसलिए मैंने पॉइंट वाइज़ सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिए हैं कि कैसे-कैसे मैं रिप्लाई करूँगा क्वेश्चंस का। तो पहला सवाल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, कि रिज़ल्ट कब तक आएगा? तो इस बारे में पिछले बार का जो मेरा वीडियो था उसमें भी एक भैया ने बोला था कि आयोग के जो सचिव साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जून तक रिज़ल्ट जारी कर देंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा था आपको कि जुलाई के लास्ट से पहले रिज़ल्ट आपका नहीं आएगा। और उसकी वजह भी मैंने बताई थी, चूँकि जब इन्होंने इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराया है, तो एक बड़ा अच्छा काम किया है कि इन्होंने पोस्ट का प्रेफ़रेंस उसी समय ले लिया है। और पोस्ट का प्रेफ़रेंस उसी समय ले लिया है, इसलिए इस बात की उम्मीद है, ये मैं सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर साथ में दे रहा हूँ, कि जब चूँकि डीबी के समय ही पोस्ट का प्रेफ़रेंस ले लिया है, बाकायदा लेटर उसके लिए आपसे भरवाया है उन्होंने, तो अ, जब आपका रिज़ल्ट आएगा अंतिम चयन परिणाम, तो उसके साथ में ही डिपार्टमेंट प्रेफ़रेंस भी, पोस्ट प्रेफ़रेंस आई मीन कि डिपार्टमेंट प्रेफ़रेंस और पोस्ट प्रेफ़रेंस दोनों एक साथ ही था, क्योंकि पोस्टें तो 2 ही थीं, चाहे सहायक सांख्यिकी अधिकारी या सहायक शोध अधिकारी, लेकिन डिपार्टमेंट 8 थे टोटल मिला के। तो डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट और पोस्ट प्रेफ़रेंस, ये दोनों एक साथ अगर मिल जाता है रिज़ल्ट के साथ में, तो आपका जॉइनिंग का समय जो उसके बाद में डिपार्टमेंट अलॉट होता है रिज़ल्ट के बाद में, वो 3 महीने और खींच देता है, मतलब जॉइनिंग में और समय लग जाता है। एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी मैं आपको इस बारे में समझाऊँगा, लेकिन सीधे-सीधे क्वेश्चन का अगर आपको रिप्लाई जानना है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो मेरे हिसाब से अगस्त के पहले हफ्ते में या जुलाई के लास्ट वीक तक रिज़ल्ट आ सकता है, मतलब लगभग 1 महीने अभी और लगेगा रिज़ल्ट आने में। और मतलब हर हाल में लगभग अगस्त में रिज़ल्ट आ जाएगा, अगस्त के पहले हफ्ते तक रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये अपने मनगढ़ंत बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे सूत्र हैं जिनसे मैंने जानकारी इकट्ठी की है, इसीलिए काफ़ी समय लगा है वीडियो बनाने में, तो उनके थ्रू मैं बता रहा हूँ कि 1 महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा। आज 1 जुलाई है कायदे से, तो अगस्त के पहले हफ्ते तक हर हाल में रिज़ल्ट आ जाएगा। और जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी बता रखा है कि जो आने वाला दिवाली है, इसके पहले भी कई सारे भैया-बहनों ने कहा था कि आप तो 2022 वाला दिवाली एएसओ के रूप में मनवा रहे थे, लेकिन वो तो आयोग का कथनी करनी में कई बार अंतर होता है, कई बार और प्रेशर होते हैं तरह-तरह के, तो उसका मैं नहीं जानता। लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ कि इस बार जब आप दिवाली मना रहे होंगे, तो आप कहीं न कहीं एएसओ के रूप में सिलेक्टेड होंगे, तो यूपी के किसी ज़िले में पोस्टेड होंगे। ऐसी मेरी केवल दिली इच्छा है नहीं, मतलब केवल दिली इच्छा ही नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है। दिली इच्छा तो है ही, मतलब इस बारे में इन्फॉर्मेशन भी है, एकदम कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है कि दिवाली तक हर हाल में आप लोग जहाँ भी पोस्टिंग आपकी होगी वहाँ पोस्टेड होंगे। इस बार दिवाली आप मनाएँगे एएसओ बन के, जो भी इस रिज़ल्ट में हैं। और दूसरी बात ये है कि जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है और उनको एएसओ बनना है, इस पॉइंट 9 में मैंने इस बारे में भी देखिए डिटेल देने के लिए आपको कहा है कि किन-किन नौकरियों से अगर कंपैरिज़न करें, तो एएसओ आपको 20 मिलेगा। 20 मतलब 19-20 वाला जो कहते हैं ना, तो एएसओ उसमें बेहतर मिलेगा। उसके बारे में भी खूब डिटेल में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो अभी रिज़ल्ट अगस्त के पहले हफ्ते तक आएगा। ये पहले क्वेश्चन का सीधा जवाब हुआ। और क्या डिपार्टमेंट अलॉटमेंट रिज़ल्ट के साथ होगा? इस बात की प्रबल संभावना है। कई बार जब कोई भी आयोग रिज़ल्ट वगैरह घोषित करता है, तो एकदम सेम टू सेम क्या होने वाला है, या तो उनके किसी सदस्य के या सचिव के साथ अपनी मीटिंग हो तो आदमी बता सके। तो उसके लिए फिर कंक्रीट इन्फॉर्मेशन 100% कहना कठिन होता है, लेकिन आइडिया लगाया जाता है। और आइडिया जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके आधार पे लगाया जाता है। तो 2-3 ऐसे रिज़ल्ट हैं प्रीवियस, जिसमें मैं सबसे
सबसे मजबूती के साथ अगर किसी रिजल्ट के बारे में चर्चा कर सकता हूँ तो वो है लोअर पीसीएस वाला जो 2019 में वैकेंसी आई थी। चूँकि उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है तो मैं वो प्रोसेस पूरा एकदम जानता हूँ, किसी से पूछने की भी ज़रूरत उसमें नहीं थी। तो उसका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 11 मई से 26 मई 2022 के बीच में, तो उसमें भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उन्होंने डीबी का एक लेटर, जो डीबी का लेटर मिला था उसी साथ में उन्होंने प्रेफरेंस का लेटर भी दिया था। तो उसमें तो अलग-अलग डिपार्टमेंट थे, टोटल जितने 7 तरह की पोस्टें थी उसमें 5 डिपार्टमेंट थे। 2 डिपार्टमेंट ऐसे थे जिसमें एक ही डिपार्टमेंट से 2 पोस्टें थी, एक खाद्य रसद विभाग में मार्केटिंग और सप्लाई इंस्पेक्टर, दोनों एक विभाग से थे। और एक नगर नियोजन विभाग था जो शहरी नगर निकाय वाला विभाग होता है, तो उसमें ईओ था, अधिशासी अधिकारी, साथ में उसमें राजस्व निरीक्षक का भी पद था। और बाकी 5 विभाग टोटल थे। तो उसमें क्या था कि डीबी का लेटर जब आया तो साथ में प्रेफ़रेंस लेटर आया कि अपना जो है कौन सा पद किस ऑर्डर पे आप रखेंगे और प्रेफ़रेंस भी आप भरिए। और उसके बाद में जब 9 दिसंबर 2022 को रिजल्ट इसका आया, अंतिम चयन परिणाम, तो उसमें अलग-अलग विभागवार कौन सा व्यक्ति, कौन सा कैंडिडेट, कौन सा एप्लीकेंट किस पद पे सिलेक्शन उसका हुआ है, तो वो पूरा डिपार्टमेंट वाइज़ ही, और न सिर्फ डिपार्टमेंट बल्कि पद वाइज़ पूरा उसका रिजल्ट जारी हुआ था। तो वही इस बार भी संभावना है कि आपका डिपार्टमेंट वाइज़ जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, उसमें केवल रोल नंबर नहीं आएगा कि फला-फला सिलेक्ट है, उसमें बाद में डिपार्टमेंट अलॉट करेंगे। जैसा कि 2019 वाले और या 2016 वाले इसके केस में हुआ था। इसके जो जूनियर असिस्टेंट था कि रिजल्ट आ गया उसके बाद डिपार्टमेंट अलॉटमेंट बाद में हुआ। तो उससे नुकसान क्या होता है, उससे आपका जो जॉइनिंग है वो लगभग 2.5 से 3 महीने लेट हो जाता है। चूँकि एक बार रिजल्ट आ गया उसके कम से कम महीने, 1.5 महीने बाद डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट होता है। उसके बाद जो फाइलें, डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद फाइलें संबंधित विभागों को यूपीडब्ल्यूएससी भेजता है। तो वो प्रोसेस जॉइनिंग का कम से कम 2.5 से 3 महीने लेट हो जाता है। और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद में जॉइनिंग का प्रोसेस के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताऊँगा। चूँकि रिजल्ट बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है रिजल्ट आने में। उसमें क्या होता है कि अगर डिपार्टमेंट का प्रेफ़रेंस जो है, जो आपने भरा है, और पद का भी प्रेफ़रेंस है, उसमें क्या कहते हैं, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, वो डिपार्टमेंट वाइज़ ही है। तो वो अगर साथ में रिजल्ट के आता है कि आपका ये रिजल्ट में ये आता है कि फला कैंडिडेट फला डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुआ है, फला कैंडिडेट फला डिपार्टमेंट में, तो आपका जो जॉइनिंग का समय है वो कम से कम 2.5 से 3 महीने पहले हो जाएगा, मतलब वो लेट नहीं होगा। तो चूँकि इन्होंने प्रेफ़रेंस भरा लिया है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि रिजल्ट के साथ में ही डिपार्टमेंट भी अलॉट कर देंगे उस कैंडिडेट को कि किसका अर्थ एवं संख्या प्रभाग में हुआ है, किसका मत्स्य में हुआ है, किसका टूरिज़्म में हुआ है, ये पूरा डिटेल रिजल्ट के साथ में ही आएगा। तो ये आप सबके लिए खुशखबरी होने वाली है। और कट ऑफ क्या होगी इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। यूआर कैटेगरी की 2.5 से 3 नंबर, और उसके बाद में बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज़ हैं उनका भी 1-1.5 नंबर, 2 नंबर, इससे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगा नहीं। चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा 1700, 1750, 1748 मैंने टू बी एक्यूरेट ऐसे सुना है एक स्रोत से कि इतने लोगों ने डीबी करवाया है। तो लगभग जितने पद हैं उसका एग्जैक्ट दुगना लोगों ने डीबी करवाया है। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, चूँकि इसमें डीबी करवाने वालों में भी ज़्यादातर जो प्रोविजनल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री सर्टिफिकेट ये सब था नहीं। अच्छा, एक भैया का और सवाल था बीच में, अभी जब आपके कमेंट के सवाल जवाब देता तो मैं देता कि ये एक बार डीबी हो गया तो इसके डॉक्यूमेंट फिर से आप चेक होते हैं क्या? तो हाँ, एक बार फिर से चेक होते हैं डॉक्यूमेंट, प्लस जो संबंधित विभाग हो है, ये सारे डॉक्यूमेंट उनको भी प्रेषित किए जा सकते हैं, और किए जा सकते हैं नहीं, किए जाते भी हैं। और जिस विभाग में आपकी नियुक्ति होगी, मान लीजिए, और आपने किसी फॉल्ट डॉक्यूमेंट के आधार पे, किसी गलत डॉक्यूमेंट के आधार पे नौकरी हासिल की है, और डिपार्टमेंट किसी शिकायत पे या वैसे स्वतः संज्ञान लेके आपके डॉक्यूमेंट की फिर से जाँच कराता है, उसमें गड़बड़ी पाई जाती है, तो न सिर्फ नौकरी जाती है बल्कि एफआईआर वगैरह भी दर्ज होता है। तो जैसे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया और यहाँ मान लीजिए कि बहुत अच्छे से यहाँ जो स्क्रूटनी हुई और उसमें आप निकल गए गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर भी, तो डिपार्टमेंट जिसमें आपका सिलेक्शन होगा वो किसी समय भी उसका जांच करवा सकता है। जैसे बेसिक एजुकेशन में आप देख रहे हैं आजकल चल रहा है कि कई सारे लोग फॉल्स डॉक्यूमेंट के आधार पर कई साल नौकरी करते हैं, उसके बाद में फिर उनके ऊपर रिकवरी आई है, एफआईआर हुई है, उनकी नौकरी से भी बर्खास्तगी हुई है। तो कभी भी कोई फार्म वगैरह भरें, आपके पास अगर उसकी एसेंशियल एलिजिबिलिटी है तभी फार्म भरें, अदरवाइज जो पहले एसेंशियल एलिजिबिलिटी हासिल करने की कोशिश करें, उसके बाद अप्लाई करें। फॉल्स डॉक्यूमेंट का कभी सहारा न लें, क्योंकि आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे और वो दिक्कत होती है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि बहुत लोग कह रहे थे, कमेंट में पूछ रहे थे कि बहुत सारे भैया बहन ऐसे हैं जिन्होंने साइबर कैफे अलग तरह से पीजीडीसीए या बाकी सब कंप्यूटर की डिग्रियाँ जो है वो पैसे देके बनवाया है और बैक डेट में उन्होंने बनवा लिया है, डीबी में सबमिट कर लिया है, तो क्या उसकी जांच पड़ताल होगी? बिल्कुल 100% उसकी जांच पड़ताल होगी और ऐसे लोग पकड़े जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग अभी बाहर होंगे उस 1748 में, तो जिनके पास जेन्युइन कंप्यूटर के सर्टिफिकेट्स हैं, वो डिग्री है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे लोग मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। एसओ की नई वैकेंसी कब आएगी? टू बी प्रिसाइज सितंबर लास्ट में या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक आ सकती है। पद कितने आएंगे? तो 1000 से 1200, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे एक समय में। चूँकि एसओ का पद नो डाउट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन
इतना भी ज़्यादा नहीं है कि पता चले ऐसा है कि किसी विभाग में अगर 20 एसओ की ज़रूरत है, वहाँ 4-5 भी हैं तो वो काम कर ही देते हैं। तो लगभग जो कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि 2000 2500, इससे आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि 2000 2500 इकट्ठे एसओ की वैकेंसी नहीं आएगी। 1000 से 1200 वैकेंसी, 1300 वैकेंसी ऐसे आ सकती है। और ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये स्रोतों के हवाले से कह रहा हूँ, जो मेरे सूत्र हैं अलग-अलग जगह डिपार्टमेंटों में, जिनसे जान-पहचान हुई है और बताते हैं वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कि 1000 से 1200 के बीच वैकेंसी आएगी। लेकिन ये 1000 से 1200 के बीच जो वैकेंसी आने वाली है, ये भी कम नहीं है मेरे हिसाब से, आप जानिए। चूँकि ये इतने सारे बैरियर हैं इसका फॉर्म भरने में ना, कि सबसे पहले आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब 12th वाले ग्रेजुएट डिग्री वाले वैसे इसमें सट जाते हैं। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना, तो उसमें जो एप्लीकेंट है काफ़ी हद तक छँट जाते हैं। अभी 1000-1200 जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं और जिसमें फॉर्म भरेंगे, आप देख लीजिएगा, उसमें लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट किसी भी सूरत में नहीं होने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। चूँकि पीजी डिग्री ही नहीं है, केवल 4 ही सब्जेक्ट में पीजी डिग्री आपसे माँगेंगे। उसमें एलिजिबिलिटी में जो पीजी की डिग्री है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है नहीं। बस ये चीज़ होगा कि इस बार जो 5 मई वाला गज़ट आया था उत्तर प्रदेश सरकार का, तो उसके अनुसार बहुत सारी डिग्रीज़ ये मानने वाले हैं। किसके लिए? ऐसे कंप्यूटर डिप्लोमा के रूप में, 1 साल के डिप्लोमा के रूप में। तो इस तरह से डिप्लोमा को लेके शायद ज़्यादातर लोग नहीं छटेंगे, लेकिन मास्टर डिग्री तो वही 4 सब्जेक्ट वाले रहेंगे। इसलिए लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट होंगे नहीं उस 1000 पद के लिए। तो उस हिसाब से कंपटीशन थोड़ा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रहेगा। लाख मैंने शायद ज़्यादा बोला है, उससे कम ही रहेंगे, लेकिन मैंने मैक्सिमम अपर लिमिट उसकी बताई है। तो उस हिसाब से भी कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा, आप देख लीजिए तो। और उसमें भी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटी की कट-ऑफ कितनी रहेगी। तो अगर आपके पास 30 से 35 नंबर हैं 100 में से जो पीटी है, तो 35, ज़्यादा से ज़्यादा 35 नंबर हैं, तो आप उसके लिए मेंस एग्ज़ाम लिखने के लिए इसका एलिजिबल होंगे। अगर 1000 पद आते हैं तो कम से कम 15,000 लोग बैठेंगे उसमें मेंस में। और 15,000 क्या, वो कट ऑफ जो होता है उसमें, तो कट ऑफ पॉइंट पे जितने लोग होते हैं वो भी मेंस लिखने के लिए, मतलब मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए बुलाए जाते हैं। तो उस लिहाज से आप देखें तो लगभग वो 20-22 हज़ार बच्चे हो जाएंगे अगर 1000 पद आते हैं उस हिसाब से। तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 या मैक्स टू मैक्स 40 नंबर आपके पीटी में है, तो आप मेंस में आप बैठने को का मौका आपको मिलेगा। और ये फिर से मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि जो एसओ की वैकेंसी आने वाली है वो बिल्कुल पीटी के थ्रू ही आएगी, और 2022 का जो पीटी हुआ है उसी के थ्रू आएगी। चलिए, अब अगला आपका सवाल है। सवाल तो मैंने ही लिस्ट किया है, लेकिन ज़्यादातर जो आपके कमेंट हैं उसी के आधार पर मैंने अपने सवाल बनाए हैं। लगभग कितने पोस्ट पे आएगी ये भी मैंने आपको बता दिया। सिलेबस क्या हो सकता है, इसके बारे में कन्फ्यूजन है कि चूँकि अभी पुराना वाला जो सिलेबस था, अगर सेम टू सेम वो कहें तो उसकी संभावना कम है, चूँकि इधर यूपीडब्ल्यूएससी ने कुछ एक एग्ज़ामों के सिलेबस जो दिए हैं, जैसे मान लीजिए इसका हो गया जूनियर असिस्टेंट का, तो उसमें यूपी स्पेशल के सवाल उन्होंने शामिल किए हैं, कंप्यूटर के सवाल शामिल किए हों, उसे सिलेबस में बाकायदा पॉइंट देके नोट किया है उन्होंने कि इतने सवाल इस टॉपिक से आएंगे। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि शायद हिंदी के सवालों की संख्या कम हो और जीएस के सवालों की संख्या कुछ कम की जाए, और उसमें आपका जो पीजी में सब्जेक्ट है उसके सवालों की संख्या बढ़ाई जाए, और प्लस जो टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस है इसके भी सवालों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो और क्या हो वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन 2 चीज़ें जो एकदम कन्फर्म है, जो 2 टॉपिक वो पूछे ही जाएंगे। एक ये कि जो पीजी में आपका सब्जेक्ट है, कॉमर्स है या मैथमेटिक्स है या इकोनॉमिक्स है या स्टेट्स है, इन चारों में से जो भी सब्जेक्ट है वो पक्की बात है उसके सवाल पूछे जाएंगे। और साथ में टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि आप एसओ बनने जा रहे हैं, सहायक सांख्यिकी अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो इन 2 टॉपिक से संबंधित सवाल तो ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये आप तब तक तैयार करते रहिए जब तक वैकेंसी नहीं आती, क्योंकि इस बार पिछले बार की तुलना में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 2019 में आई थी, एग्ज़ाम उसका 2022 में हुआ। तब तक बहुत सारे ऐसे भैया-बहन थे जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था, लेकिन उनका सिलेक्शन अलग हो चुका था ऑलरेडी, वो भी एग्ज़ाम में नहीं बैठे, और कई सारे काज़ थे। ये भी शायद वजह है कि कट ऑफ कम जाएगी। नहीं तो आप सोच लीजिए कि 120 नंबर में बाकी जो ओपन कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे लेखपाल ले लो, बाकी कंपटीशन ले लो, तो वहाँ कितना एकदम गला काट कंपटीशन है कि 100 में से 75 नंबर लेखपाल के डीबी की कट ऑफ गई है, और आपका डीबी का कट ऑफ 46 नंबर गया था, 46.25 120 में से। तो उसकी वजह यही थी, चूँकि स्पेशल क्वालिफिकेशन की पोस्ट है, और साथ में 2019 में वैकेंसी आई थी, उसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ। तो ज़्यादातर जिसमें पीजी या ऐसे डिग्री वाले थे, कहीं ना कहीं जो अच्छे बच्चे थे सेलेक्ट हो गए थे। अब ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट नहीं हुए अच्छे बच्चे नहीं हैं, लेकिन जो अलग अलग एग्जामों में उन्होंने अप्लाई करके रखा हुआ था, जो सिलेक्ट हो गए एग्जाम में बैठे नहीं। और कई सारी वजहें थी। इसके बारे में इतना अवेयरनेस भी नहीं थी। यूपीडब्ल्यूएससी फर्स्ट टाइम एग्जाम करा रहा था। अभी इस बार जो इसमें एप्लीकेंट होंगे एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो पिछली बार की तुलना मत करना, इस बार कंपटीशन थोड़ा हाई होगा। तो इसलिए अभी से जब आप तैयारी करते रहेंगे कि अपना पीजी वाला सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लेंगे, और साथ में टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस का कुछ बेसिक तैयार कर लेंगे, कुछ चीज़ें बचेंगी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना। और वैकेंसी 110% आ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं, चूँकि आयोग के पास इसका जो है अधियाचन पहुँचा हुआ है।
नई वैकेंसी के लिए बेसिक स्टैटिक्स टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस कैसे और कहाँ से तैयार करें। तो बेसिक स्टैटिक्स के लिए आप एनसीईआरटी का एक बुक आती है 11th क्लास की, उसको देख सकते हैं। उसका बुक का भी मैं एक पिक वगैरह भी इस पे लगा दूंगा तो आप देख लेंगे। और टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस का जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसका बेसिक के मैंने 4-6 वीडियोज अपने चैनल पे बनाए थे, 7-8 वीडियोज बनाए थे, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, भी देख लीजिए। बाकी जैसे है नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं पूरा टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस वाला जो टॉपिक है उसका 12-14 टॉपिक जितना भी होगा, लगभग आने न्योरे जितना ही होगा, उससे संबंधित मैं डिटेल वीडियो इस चैनल पर बनाऊंगा, ये प्रॉमिस है आपसे। तो उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। पिछली बार ही जो मैंने बनाया था उसमें कम से कम 8 से 9 सवाल डायरेक्ट मेरे वीडियो से आए थे, आप देख सकते हैं। उसमें कहने की बात नहीं है। प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा लीजिए 2022 का एसओ वाला, और मेरे वीडियो देख लीजिए जो मैंने 7-8 वीडियोज़ बनाए थे, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हैं। और एक बात और देख लीजिए कि जो टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस है, इसके जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो चूँकि बेसिक स्टेट्स या तो टॉपिक रहेगा सिलेबस में, या टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस रहेगा, तो इसके सवाल तो आएंगे अवश्य संभावित है। चूँकि एसओ आप बनने जा रहे हैं तो बेसिक स्टेट के सवाल तो पक्की बातें पूछे जाएंगे। पीजी में कोई भी सब्जेक्ट हो अलग बात है। तो इसके लिए एक चीज़ और है, जब आप 2022 वाला पेपर देखेंगे एसओ का जो यूपीडब्ल्यूएससी ने लिया है, तो उसमें डेफिनेशन बेस्ड सवाल बहुत ज़्यादा हैं, मतलब टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस में। तो जिन्होंने बहुत डीप में पढ़ा, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाए, वो बहुत बेहतर नहीं कर पाए, लेकिन जिन्होंने बेसिक जिनको स्टेट्स की आती थी वो अच्छा करके आए। उसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20-22 नंबर के भी सवाल सही किए हैं। जैसे उसमें स्टेट्स की कोई विशेष थ्योरी है तो उसको किसने दिया, इसमें किसने काम किया, इस टॉपिक में डेफिनेशन बेस्ड कई सारे सवाल थे। और उसके बाद में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनएसएसओ वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई, ऐसे बेसिक सवाल पूछे गए थे बहुत ज़्यादा डीप। तो पता चला कि आपको मान लीजिए कि पिछले साल की तरह रहे 30 सवाल आते हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए 20-22 सवाल मुझे सही करने हैं। 7-8 सवाल किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में किसी भी टॉपिक से संबंधित 2-3 सवाल ऐसे होते हैं, आप कितना भी एक्सपर्ट हो उस सब्जेक्ट के, वो आते ही इसलिए हैं कि आप उन्हें करके या उनमें लग के टाइम अपना ना बर्बाद करें, तो वो नहीं ही होते हैं। तो बाकी जो आप कर सकते हैं, जो डुएबल चीज़ें हैं, और डेफिनेशन बेस्ड जो सवाल आते हैं, जो थ्योरी बेस्ड सवाल आते हैं, उन्हें रटा जा सकता है, उन्हें अच्छे से कंसेप्ट समझ के जाना जा सकता है। आपका न्यूमेरिकल पोर्शन अगर कमज़ोर है स्टेट्स का, तो भी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको 2 बुक सलाह दे रहा हूँ, 2 बुक्स की, जो उपयोगी साबित होगी। उसका डिटेल नहीं पढ़ना है, उसका टॉपिक्स जो कौन-कौन से पढ़ने हैं ये भी मैं अगली वीडियो में बता दूँगा, लेकिन वो जो 2 किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं और काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए होंगी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये बुक जो आप सांख्यिकी की देख रहे हैं, इसमें सिद्धांत एवं व्यवहार, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो अगर थ्योरी पोर्शन आपका मजबूत हो जाता है, तो भी अगर 30 क्वेश्चन आते हैं मान लीजिए मेंस एग्जाम में एसओ के, जो आने वाली वैकेंसी है, तो उसके लिए फिर ये बहुत उपयोगी आपके लिए साबित होने वाला है। थ्योरी पोर्शन ये पूरा कवर करेगा, साथ में प्रैक्टिस वाली प्रॉब्लम्स भी खूब सारी हैं। यश चंद की किताब है ये, एपी सिंह साहब ने लिखी है, किताब अच्छी है, मैंने खुद पढ़ी है इसलिए आपको कह रहा हूँ। किताब तुलनात्मक रूप से मोटी है, तो सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। पिछले साल का जो सिलेबस आया था 22 वाला, उसको देख लीजिए, उसमें जितने टॉपिक थे इस किताब से वो सारे तैयार कर लीजिए, तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और साथ में एक बुक मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जैसे यूथ कंपनी से टाइम वाले, इन्होंने मुझे कोई पैसा वैसा नहीं दिया। मैं आपको फिर से बताऊँ, इतना छोटा सा चैनल है, तो इतना छोटे चैनल पे कोई प्रमोशन के लिए चीज़ें नहीं आती, पर मैंने ये बुक पिछले साल खरीदी थी, पिछली बार के एसओ के लिए, और प्रैक्टिस करने के लिए खरीदी थी। और इसमें जो क्या कहते हैं, टेक्निक ऑफ स्टेट एनालिसिस वाला पोर्शन था, उससे 4-5 क्वेश्चन फंसे थे। आप खुद ही देखेंगे जब प्रैक्टिस के लिए, तो इसके सारे अगर प्रैक्टिस पेपर आप लगा लेते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन कम से कम फंस जाएंगे स्टेट वाले पोर्शन से। तो यही नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई भी जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा तो कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा, तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। एक तो इसमें क्वेश्चन वगैरह जितने भी होते हैं उसी हिसाब से होते हैं जितना एग्जाम पैटर्न है, तो आपको एग्जाम पैटर्न में थोड़ा कूल दिमाग रहने में भी हेल्प मिलेगी अगर आप 10-15 पेपर का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो। और अब जब यूथ वाले या कोई भी हो, अरिहंत या कोई भी जो बुक बनाएगा, तो पिछले साल का 2022 वाला पेपर था, उसका डिटेल सोल्यूशन भी डालेगा, तो वो भी एक बार देख के जाइएगा, तो और आइडिया आपको अच्छे से लग जाएगा। अगला जिस सवाल का जवाब आपके देना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें आने वाली वैकेंसी के लिए, ये विशेष रूप से, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं। मान लीजिए 1748 ने डीबी कराई है, 896 का लोगों का होना है, तो जाहिर सी बात है 8 तो लोग तो वैसे ही बाहर हो रहे हैं, लेकिन वो अब बैठेंगे थोड़ी, क्योंकि उनके पास एलिजिबिलिटी थी तभी वो डीबी के लिए गए हैं, या जिनके पास कंप्यूटर उस समय नहीं था ऑलरेडी, उनके पास अब कंप्यूटर हो चुका है, कंप्यूटर डिप्लोमा, तो वो आने वाली वैकेंसी के लिए ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि कई मामलों में एसओ की जॉब बहुत लाजवाब है, मतलब जीवन में सुकून के लिहाज से बहुत अच्छी है। और आपके स्टेट में पोस्टिंग है उसकी बेहतरी अभी मैं बताऊंगा पॉइंट नंबर 9 में। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट कैसे तैयार करें, इसके लिए बहुत विशेष रूप से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि पीजी जिन सब्जेक्ट में आपने किया है, बहुत अगर बेसिक से मैं बताऊं तो जैसे मान लीजिए यूपी की अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो आपने पीजी किया है, कुछ लोग ऐसे प्राइवेट किया है, कुछ लोग रेगुलर किए होंगे, तो जो एग्ज़ाम के समय आपके जो
सीरीज़ आते हैं उसकी तैयारी करने के लिए, ज्ञानोदय और सीरीज़ और इससे संबंधित जो इसमें जो बहुविकल्पीय सवाल हैं, अति लघु उत्तरीय सवाल हैं, उनको खूब अच्छे से याद कर लीजिए। तो उससे सवाल कई बार डायरेक्ट मतलब ऑप्शनल सवाल उससे बना के पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल। और उसके बाद में अगर मैथ वाले हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, जितने सिलेबस में टॉपिक शामिल हैं पिछली बार वाला जो सिलेबस है उसको उठा लीजिए। ये मिल जाएगा आपको मेरा चैनल पे ही वीडियो, कुछ एक उसके सिलेबस का डिटेल सिलेबस का पड़ा हुआ है, तो वहीं पहुँच जाइए। उसमें आप देख लीजिए कौन-कौन से टॉपिक थे, एटलीस्ट वो अभी समय आपके पास तैयार कर लीजिए। फिर 9वां क्वेश्चन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि एसओ की जॉब किन-किन लिहाज से अपने समकक्ष अन्य जॉब से बेहतर है। तो देखिए, मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि जो तुलना जब आप करते हैं तो तुलना हमेशा नुकसान करती है, लेकिन यहाँ ये तुलना नहीं हो रही। यहाँ आपको मतलब संतुष्ट करने के लिए एक तरह से कि मन में संतुष्टि रहे, उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि किन-किन लिहाज से एसओ की नौकरी बाकी अपने समकक्ष नौकरियों से, समकक्ष नौकरी का मतलब ये हो गया कि लेवल 6 की बाकी नौकरियों से, चूँकि एसओ की नौकरी लेवल 6 की नौकरी है 4200 ग्रेड पे, कि उनसे बेहतर है। जैसे अभी एनटीपीसी का रेलवे का एग्ज़ाम होता है तो उसमें आप अलग-अलग ज़ोन से फार्म भरते हैं। तो उसमें लेवल 6 के 2 पद थे, जो इस बार ही हुआ था 2019 में जो वैकेंसी आई थी। उसमें एक स्टेशन मास्टर था और एक कमर्शियल अप्रेंटिस, ये 2 लेवल 6 के थे। बाकी लेवल 5 और लेवल 1, 2 ऐसे लेवल 1 का नहीं था, लेवल 2, 3, 4 के बाकी थे। 2, 3, 4, 5 और लेवल 6 की 2 ही नौकरियाँ थी, स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस। नो डाउट कमर्शियल अप्रेंटिस काफ़ी अच्छा पोस्ट है और रेलवे की नौकरियाँ ठीक हैं, नौकरियाँ सभी अच्छी हैं, इसमें तुलना नहीं हो रही। लेकिन ये है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भैया-बहन थे जिन्होंने अपने ज़ोन से नहीं, सिलेक्शन के लिहाज से बाकी जो भी पैरामीटर उनके जीवन में रहे हों, उस हिसाब से अलग ज़ोन्स में उन्होंने डाला, उनका सिलेक्शन हो भी गया। रेलवे में ये है कि छुट्टियाँ कम मिलती हैं, काफ़ी कम मिलती हैं, और अलग ज़ोन में है, किसी अलग स्टेट में आप नौकरी कर रहे हैं, तो उसका आराम आप एसओ के आराम से तुलना नहीं कर सकते। यहाँ अपने स्टेट की नौकरी है और ज़्यादातर लोग अपने ज़िले के आसपास ही पोस्टिंग पा जाते हैं। मतलब एसओ में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि अपने मंडल के में ही हैं, ज़िले के आसपास उनकी पोस्टिंग है या अपने नियरेस्ट मंडल में है। ये बड़ा ईज़ी होता है इसमें पाना। स्वास्थ्य विभाग में कोई हो गया, चूँकि उसका कैडर पूरे प्रदेश में है, वो सब अपने ज़िले में ही कई बार पोस्टिंग पा जाते हैं, और ना ज़िले में मिले तो बगल के ज़िले में बहुत आराम से पोस्टिंग मिल जाती है। तो उस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सैलरी प्रोस्पेक्ट तो जैसे रेलवे में कुछ एक भत्ते ज़्यादा हैं, इसमें कम है, लेकिन वहाँ आप घर से आपके 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर दूर पोस्टिंग लगी हुई है, तो ऑलमोस्ट वो भी बचत भी लगभग सेम ही हो जाती है। तो इस लिहाज से बेहतर है। बाकी अगर देखें एसएससी सीजीएल में मान लीजिए लेवल 6 से किसी का होता है और उसमें लेवल 6 की नौकरी अगर आपको सीजीएल में मिली है तो अपना स्टेट पाने के लिए बहुत टॉप रैंक आपकी होनी चाहिए। अदरवाइज़ पता चले आप महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हैं, नौकरी तो नौकरी है, कहीं भी आप करें, लेकिन कई बार होता है ना कि होम सीकिंगनेस का अलग ही एक सीन होता है कि ज़्यादातर लोग होते हैं भाई कि अपने घर के आसपास और ज़िले के आसपास नौकरी मिल जाए आपको, अपने स्टेट में मिल जाए, तो तुलनात्मक रूप से थोड़ा आसान होता है नौकरी करना, और घर में भी जितनी ज़िम्मेदारियाँ जवाबदेहियाँ हैं उनकी बैलेंसिंग बनाना, ये थोड़ा आसान होता है। और कई सारे भैया-बहन जो हैं प्राइमरी टीचर, वो भी 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, तो वो भी एसओ में अप्लाई किए थे। मुझसे सवाल भी पूछे कि मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो देखिए टीचर्स का क्या है कि उसमें प्रमोशन का जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत टाइमली प्रमोशन नहीं होते। इसमें एटलीस्ट 2 प्रमोशन तो आप पा ही जाएँगे अगर सही समय पे आपकी नियुक्ति हो जाती है। और बाकी आप यहाँ अर्थ एवं संख्या प्रभाग में हैं तो आप विकास भवन में बैठते हैं। आप बाकी किसी विभाग में हैं तो आप सरकारी अमले महकमे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, कई सारे अधिकारी कर्मचारी के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो कई बार बहुत सारे ऐसे काम होते हैं छोटे-मोटे जो फँसे होते हैं, और ऐसे कॉन्टैक्ट में होने से, जान-पहचान होने से, अच्छी लाइज़निंग और ट्यूनिंग होने से वो हो जाते हैं। तो अधिकारी पदों पे होने का अपना एक अलग फ़ायदा होता है, तो वो चीज़ आप एसओ बन के आप महसूस करेंगे, और भी कई लिहाज से काफ़ी बेहतर है। और प्रमोशन भी, अभी प्रमोशन का चैनल भी काफ़ी ठीक हो गया है, चूँकि एसओ कैडर में ही बहुत कम लोग बचे हैं, उसके ऊपर वाला कैडर पूरा खाली है। तो अभी जैसे ही डीपीसी बैठे स्टेट की, तो प्रमोशन भी टाइमली अब हो रहे हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं एसओ बनने के आपके। और बाकी अब ये जो मेरा वीडियो एंड होगा उसमें जितने भी आपके सवाल होंगे उसमें आप सवाल कीजिएगा, तो मैं जो भी संभव हो आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आइए अब कमेंट सेक्शन में चलते हैं। जो आपने पिछले सवाल पूछे थे तो उसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, एक-एक करके आपके क्वेश्चन लेता हूँ और उन्हें रिप्लाई करता हूँ। तो आइए इसी वीडियो में हम जो है कमेंट रिप्लाई सेशन शुरू करते हैं। और उसमें एडवोकेट एमके साहब का एक सवाल है कि सर मेरा यूआर कैटेगरी में 48.25 नंबर है, एनी चांस 46.25 डीबी के लिए कट ऑफ थी, तो बिल्कुल आपका चांस है। अगर आपका डिग्री और डिप्लोमा दोनों वैलिड हैं और कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किया है, तो आपके चांसेस हैं, आपको आसान्वित होना चाहिए। और एक मोहम्मद मुनाजीर साहब ने थैंक यू बोला है, डिटेल इन्फॉर्मेशन इनको पसंद आई थी पिछले वीडियो की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मोहम्मद साहब।
या मुनाजिर साहब जो भी हैं आप, दिल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप सबकी वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने के लिए और मैं कोशिश करता हूँ, चूँकि मैं भी खुद एक एस्पिरेंट रहा हूँ, कि बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी फेक वीडियो ना बनाऊँ या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कि या तो झूठी दिलासा उसमें ना हो या बिना फैक्ट के मैं ऐसे आके वीडियो बना लूँ, तो उससे निराशा होती है। चूँकि मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ, मैं वो दर्द महसूस करता हूँ। तब जब मेरे पास कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन होती है, चूँकि मेरे 2-3 दोस्त हैं, एक सचिवालय में है, यूपीडब्ल्यूएससी में भी हैं, एलडीए-यूडीए के थ्रू एक सिलेक्ट हुए हैं, तो उनसे कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पता चले कि अगर वो बता रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन की अस्मिता भंग नहीं हो रही है, चूँकि अंदर की इन्फॉर्मेशन सारा बिना किसी परमिशन के बाहर आए, ये भी एक कानूनी रूप से ठीक बात नहीं है। लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन जिनके बाहर आने से कोई नुकसान नहीं होता, तो ऐसी चीज़ों को कभी-कभी मुझसे शेयर करते हैं और वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। एक नीरज सिंह साहब हैं, उन्होंने भी धन्यवाद दिया है मुझको। थैंक यू नीरज जी। आप सबके इतने प्यारे कमेंट हैं, सच में मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है और मुझे कभी-कभी ग्लानि फ़ील होती है कि मैं इतना टाइमली वीडियो ला नहीं पाता हूँ, लेकिन उसका काज मैंने बता दिया कि जब मेरे पास बहुत कंक्रीट इन्फॉर्मेशन चीज़ों को लेके नहीं होता, तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। और जब समय भी आज मिला और संयोग से और मित्रों से जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देते थे, उनसे बात भी हुई और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक शैलेंद्र सेन साहब हैं, रेगुलर व्यूअर हैं हमारे वीडियोज़ के, चैनल के भी, और इनका बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी धन्यवाद दिया है, तो इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे चैनल पे बने रहिए और इसको, चैनल को बड़ा बनाइए और आगे मैं इसमें काफ़ी सारे यूज़फुल वीडियो आपको विभिन्न सब्जेक्ट से संबंधित और बाकी इन्फॉर्मेशनल वीडियो और अलग-अलग जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे तैयारी करें, पूरा प्रोसेस भी उससे संबंधित वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। और क्या-क्या आपको जानना है इससे संबंधित चीज़ें भी कमेंट कीजिए, तो उससे संबंधित वीडियोज़ बनाने में मुझे आसानी होगी। चूँकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊँगा, अगर जो चीज़ें मैं जानता हूँ फैक्ट, वो तो इसमें प्रस्तुत करूँगा ही, जो नहीं जानता हूँ उसको सीख के, कहीं से जान के वो प्रस्तुत करूँगा। फेक वीडियो या फेक इन्फॉर्मेशन कभी मैं आपको दूँगा नहीं। तो किसी भी संबंधित चीज़ से संबंधित आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखा करिए कि इस चीज़ के बारे में डिटेल वीडियो बनाइए, तो मैं अच्छे से रिसर्च करके उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। कोई भी जॉब हो, उसका क्या प्रॉस्पेक्ट है, कैसे प्रमोशन सिस्टम, ऐसे किसी भी चीज़ से संबंधित तो मैं बनाऊँगा। एक एग्ज़ाम सारथी भैया हैं, भैया आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियो रेगुलर बनाइए। थैंक यू एग्ज़ाम सारथी जी, मतलब हृदय प्रसन्न कर दिया आपने। और आज भी आपका कमेंट आया था कि कुछ बातें बताइए इससे संबंधित, तो देखिए मैंने आपके रिक्वेस्ट पे वीडियो आज बना दिया है। मैंने आपको बताया भी था कमेंट में कि आज वीडियो आएगी आपके लिए, सबके लिए। और बिल्कुल अब मैं वीडियोज़ कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहे और उनसे कॉन्टैक्ट में भी रहूँगा, जो मेरे मित्र अलग-अलग जगह कार्यरत हैं, जो इन्फॉर्मेशन कुछ एक मुझे देते हैं अवेलेबल, कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिले तो मैं वीडियोज़ बनाता रहूँ। और इसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट करिए, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ। जो जानता हूँ वो फैक्ट प्रस्तुत करूँगा, जो नहीं जानता हूँ सीख के बताऊँगा आपको, पर बताऊँगा, और जो बताऊँगा वो सही बताऊँगा। एक नीरज दास जी ने कमेंट किया है कि कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है। बात इनकी ठीक भी है, एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन क्या है कि एंटीसिपेशन कई बार किया जाता है, चूँकि होप इसी का नाम है। एक्सपेक्टेड तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, एकदम कन्फर्म क्या ही है। एक शिवाय जी हैं, थैंक यू शिवाय जी। शिवाय मेरे भांजे का नाम है, तो ये थोड़ा मुझे और ही बड़ा प्रिय नाम है और नाम आपका बड़ा प्यारा है शिवाय जी। आपने कमेंट किया है कि आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है और ये हार्ट नॉलेज के लिए मैंने भी आपको हार्ट दिया है, इतने प्यारे से कमेंट के लिए। और आप हमेशा चैनल से जुड़े रहिए और आपको जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। एक मिथिलेश तिवारी भैया हैं, इन्होंने गर्ल्स की कट ऑफ को लेके कमेंट किया है, जिसका डिटेल मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में अच्छे से बता रखा है कि गर्ल्स की कट ऑफ 53 से कम कैसे हो सकती है। और वो चूँकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट जहाँ मिल रहा हो वहाँ वो सबमिट, मतलब वो फ़ायदा उनको दिया जाता है। तो उसमें ये भी मैंने डिटेल बताया था कि 46.25 नंबर यूआर की कट ऑफ है डीबी के लिए, तो उसमें कई सारी लड़कियाँ जिनके 47 और 48 नंबर हैं, वो डीबी के लिए कैसे सेलेक्ट की गई हैं, जबकि गर्ल्स की कट ऑफ 53 नंबर के आसपास है। उसका काज भी मैंने बताया था कि रिजर्वेशन का मतलब ये होता है, गर्ल्स रिजर्वेशन या किसी भी तरह का रिजर्वेशन, कि जो उनको मैक्सिमम लाभ प्रोवाइड करे वहाँ पे वो होंगी। तो चूँकि यूआर की कट ऑफ कम थी, तो वो उनको मैक्सिमम लाभ प्रोवाइड कर रहा था, तो उसके थ्रू भी कई सारी लड़कियाँ जिनके 47-48, कुछ एक को मैं भी जानता हूँ जिनके 48 नंबर है, वो डीबी के लिए सेलेक्ट हुई थी। तो ये डिटेल मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद समझ जाएँगे उसके बारे में, और डिटेल में क्या ही बताऊँ आपको। क्या इस भर्ती में सीटें रिक्त रह जाएँगी? संभावना तो है अजय कुमार जी, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी, उसकी संभावना बहुत कम है, चूँकि नई वैकेंसी आ रही है। तो अगर वैकेंसीज़ खाली रहती हैं तो अग्रेसित होंगी और फिर नई वैकेंसी में जुड़ के वो आ जाएँगी। सेकंड लिस्ट आने की संभावना कम है, लेकिन सीटें रिक्त होने की संभावना है। सीटें तो लोअर पीसीएस में रिक्त हो गई थी, 672 पोस्टें थी जो 2019 वाले में, और 670 पदों पे सिलेक्शन हुआ। उसमें कई बार पीएच, ओएच ये सारी कैटेगरीज़ होती हैं, इसमें भी सीटें रिक्त रह जाती हैं। और मैं भी एसटी कैटेगरी में कई सीटें रिक्त होने की भी संभावना है। एससी में मुझे नहीं लगता कि
रिक्त रहेगी और बाकी UR OBC में तो रिक्त होने की संभावना ना के बराबर है। एसओ 2019 का फाइनल रिजल्ट डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के साथ आएगा, बिना डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के साथ आएगा? ये अर्पित रस्तोगी भैया का सवाल है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो के शुरू में मैंने बता दिया है, क्योंकि डीबी के समय प्रेफरेंस लेटर आपसे बाकायदा भराया गया है डिपार्टमेंट का पद का, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि जो रिजल्ट आएगा वो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के साथ में, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के साथ में आएगा और यही आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। इससे आपका जो ज्वाइनिंग है वो 2.5 से 3 महीने जल्दी हो जाएगा। सुशील जी ने थैंक यू कहा है, थैंक यू सुशील जी। आप सबका जो यही रहता है स्नेह, सपोर्ट, यही मेरी पूंजी है एक तरह से वीडियोस बनाने के लिए। एसओ में पीटी स्कोर कितना मार्क्स चाहिए होंगे? अशोक पंडित साहब का सवाल है। तो अशोक जी लगभग 35 नंबर मैंने अभी बोला है, 35 से 40 नंबर, किसी भी सूरत में 40 नंबर से ज़्यादा मेंस में अपेयर होने के लिए एसओ की कट ऑफ नहीं जाएगी। मतलब एसओ के मेंस में अपेयर होने के लिए पीटी की कट ऑफ किसी भी सूरत में 40 नंबर से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, जैसा कि मेरा मानना है। कारण है चूँकि इसमें मास्टर डिग्री मांग रखा है, एलिजिबिलिटी में कोई अंतर होने वाला है नहीं जो आने वाली वैकेंसी है। साथ में 4 ही डिग्री में 4 ही टॉपिक में, सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद में साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा भी मांग के रखा हुआ है। तो इससे एक ऐसा ब्रैकेट बन जाता है ऊपर का जिसमें बहुत ज़्यादा लोग एलिजिबल नहीं रह जाते हैं, तो इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। एक सारस्वत साहब हैं, इन्होंने थैंक यू सर बोला है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, तो इनका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से भैया आप जुड़े रहिए, आप सभी मेरे लिए बड़े मोटिवेशन हैं वीडियोज़ बनाने के लिए। एक शोभित कटियार जी हैं, सर डॉक्यूमेंट को ईपीडब्ल्यूएससी में सबमिट करने के बाद ईपीडब्ल्यूएससी उसे कब वेरीफाई कराता है? भैया ये जब आपका डीबी हो गया उसके बाद में एक बार और थारो चेकिंग होती है आपके डॉक्यूमेंट की, उसके बाद में वो संबंधित डॉक्यूमेंट आपके डिपार्टमेंट को भी भेजे जाते हैं और जब आप संबंधित डिपार्टमेंट में लग जाते हैं तो वो डिपार्टमेंट किसी के शिकायत पे, जैसे आपका कोई पट्टी-वट्टीदार, बड़े सब खतरनाक होते हैं, लोग कहते हैं ना कि किसी को लूप होल अपनी नहीं बतानी चाहिए, कुछ भी हो। और मैं तो पहले ही कहता हूँ कि कोई भी गड़बड़ी करनी ही नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी कभी भी आपको हासिल करना है तो कोई डॉक्यूमेंट के आधार पे हासिल करके ये मत सोचिए कि मैं बच गया, मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ। एक न एक दिन आप पकड़े जाएंगे, कोई भी हो, मतलब मैं किसी के लिए भी कह रहा हूँ रैंडम। तो डिपार्टमेंट, ये मैं आपको बता रहा था कि कोई शिकायत करे संबंधित डिपार्टमेंट में जिसमें आपकी पोस्टिंग है, तो अदरवाइज डिपार्टमेंट स्वतः संज्ञान लेके भी आपके डॉक्यूमेंट चेक करा सकता है। और डॉक्यूमेंट चेक कराने का क्या होता है, एक लेटर लिखा जाता है आपके संबंधित यूनिवर्सिटी को और आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी एक कॉपी सबमिट की जाती है कि फला साल में ये क्या जेन्युइन है, ये इस बंदे ने जो क्लेम किया कि आपके यहाँ से इन्होंने फला डिग्री या डिप्लोमा लिया है, पास किया है, ये क्या जेन्युइन है। वो यूनिवर्सिटी जांच करती है, अगर वो जेन्युइन होता है उसके रिकॉर्ड में अलॉटमेंट वाला ईयर वो सब चेक करता है, वो एनरोलमेंट नंबर पाया जाता है जेन्युइन, तो वो फिर लेटरबाजी के थ्रू मतलब वो हो जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, नहीं तो वो आदमी जिन्होंने फोर्ज या फेक डॉक्यूमेंट बनवाया है वो फंसता है। तो ये ईपीडब्ल्यूएससी तो अभी डीबी के बाद में वो चेक ही करेगा आपका, उसके बाद में ही फिर आपके डेटा की फीडिंग होती है और रिजल्ट घोषित होता है उसके बाद में। तो अभी एक थारो चेकिंग होगी, उसके बाद में संबंधित डिपार्टमेंट जहाँ आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो वो भी एनी टाइम स्वतः संज्ञान लेके या किसी की शिकायत पे भी आपका थ्रू आउट द लाइफ, जब तक आप सर्विस में हैं, आपके डॉक्यूमेंट की जांच करवा सकता है। चंदन कुमार भैया थैंक यू बोले हैं, थैंक यू चंदन जी, आप ऐसे चैनल पर बने रहिए, आप लोग मोटिवेशन है मेरा। क्या सर नए एसओ की वैकेंसी में कोपा ITI डिप्लोमा मान्य होगा? 110% मान्य होगा। राहुल कुमार पाल साहब ने पूछा है सवाल, तो राहुल कुमार पाल जी बिल्कुल मान्य होगा 110%। कोपा का ITI तो जो है वो लेवल के भी इक्विवेलेंट माना जाता है कई जगहों पे। तो इस बार तो जो नया गजेट आया था यूपी गवर्नमेंट का 1 साल के डिप्लोमा को लेकर, कंप्यूटर डिप्लोमा को लेकर, उसमें बहुत सारे डिग्री और डिप्लोमा को माना गया है 1 साल के बराबर। जैसे किसी ने बेसिक कंप्यूटर साइंस करा है या किसी ने कोई भी कोर्स करा है जिसमें 1 साल उन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है, तो ये सारे 1 साल के डिप्लोमा के बराबर माने जाएंगे। तो कोपा ITI तो उसे कंप्यूटर पर ही आधारित पूरा कोर्स है, इसे कई जगह तो वो लेवल के इक्विवेलेंट माना जाता है, तो बिल्कुल माना जाएगा उसमें बिना किसी बट के। एक SPC स्टूडियो साहब का सवाल है, सर डिग्री पे वीडियो बनाइए जल्दी प्लीज़। तो डिग्री पे क्या वीडियो बनाना, वो तो ऑलमोस्ट सारा बना ही चुका हूँ मैं। बाकी अगर कैसा डिग्री पे वीडियो, वो कोई स्पेसिफिक आपका सवाल हो तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं उस पर बनाऊंगा। बाकी कौन कौन सी डिग्री मानी जाएगी, कौन से डिप्लोमा माने जा सकते हैं और उसके बारे में क्या क्या संभावना है, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस कर लिया है। एक बलराम राजवंशी साहब हैं, नाइस वीडियो बोले हैं, थैंक यू बलराम जी, थैंक यू सो मच। एक सूरज जी हैं, हमारे वीडियो के रेगुलर व्यूअर हैं। एसओ का अपडेट है सर क्या कुछ? रिजल्ट भैया सूरज जी ये आने की संभावना बिल्कुल है और ये मैंने आपको बता ही दिया वीडियो के शुरू में कि अगस्त के पहले हफ्ते तक या जुलाई के लास्ट हफ्ते तक रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 1 से 1.25 महीने अभी और लगेंगे। रिजल्ट बनाने में देर लगने की वजह ये भी है चूँकि आपसे प्रेफरेंस शुरू में ही मांगा गया है डिपार्टमेंट का डीबी के समय, एक अच्छी बात भी है। तो जब कैंडिडेट को इस हिसाब से सेट करना होता है तो उसमें प्रेफरेंस लेटर, नंबर, बहुत सारी चीज़ें, कैटेगरी, ये सब मायने रखते हैं, तो रिजल्ट बनने में तुलनात्मक रूप से समय लगता है। तो वही हो रहा है, अभी डीबी आपका समय कंप्लीट हुए भी समय हो गया है, ठीक ठाक समय हो गया है।
तो इस लिहाज से अब रिज़ल्ट जुलाई के लास्ट में, अगस्त के पहले हफ्ते में, जैसा कि मुझे मिला है जानकारी, जो भी मेरे मित्र मंडली हैं वहाँ पे उन्होंने बताया है, उस लिहाज से अगस्त के पहले हफ्ते तक रिजल्ट आ जाएगा। एक मनोज पटेल जी हैं, रेगुलर व्यूअर के हमारे वीडियोज़ के, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर डिग्री कौन सी मानी होगी अंतिम रूप से, इस पे वीडियो बना दीजिए, वैसे भी आपके वीडियो का वेट रहता है। थैंक यू सो मच मनोज पटेल भैया। और डिग्री कौन सी मानी रहेगी, डिग्री वाला तो कंफर्म ही है कि डिग्री कौन सी मानी रहेगी, वो 4 सब्जेक्टों में जो डिग्रीज हैं वो होंगी। जैसे कई सारे लोग MBA हैं पूछ रहे थे, वो मानी होगा, भैया मानी नहीं होगा, वो कहना पड़ रहा है आपसे, भले आपको बुरा लगे, लेकिन MBA कोई है तो वो मानी नहीं होगा, MCA है मानी नहीं होगा, ऐसे डिग्री नहीं। बाकी जो 4 सब्जेक्ट उन्होंने दिए थे उसमें या उसके इक्विवेलेंट सरकार ने कुछ मान के रखा हुआ है। जैसे किसी ने मैथमेटिक्स में डिग्री कर रखी है, बहुत सारे भैया बहनों का ऐसे भी सवाल था, और बहुत सारे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में करके रखी हुई है। और तो वो उन्होंने जैसे मैथमेटिक्स वाले तो कोई दिक्कत है नहीं, अप्लाइड मैथमेटिक्स से कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जैसे मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, ऐसे डिग्रीज के लिए उन्होंने वहाँ पे लिखाया था क्या है कि प्रोविजनल। तो वो उस पे जो वंदना त्रिवेदी मैडम की जो कमेटी बैठी होगी, उन्होंने अब तक तो काफ़ी समय पहले डिसाइड कर लिया होगा कि इसे माने ना माने, लेकिन उसे माने जाने की संभावना है। और कंप्यूटर डिप्लोमा की जहाँ तक बात रहे तो O लेवल कन्फर्म ही है, माना जाएगा। PGDCA ऑलमोस्ट कन्फर्म माना जाएगा। और उसके बाद की जो डिग्रीज हैं, जैसे ITI का कोपा भी, वो भी माना जा सकता है। और उसके अलावा जो डिग्रीज हैं उसमें फिर वही वंदना त्रिवेदी मैडम की कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा माना जाएगा कौन सा नहीं। उसके बारे में बहुत कंक्रीट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, और रिजल्ट आने ही वाला है तो उसमें सब पता ही चल जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से PGDCA क्या है वैलिड होगा, बिल्कुल 110% वैलिड होगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, देवकरे साहब, बिल्कुल वैलिड होगा। और एक भैया का सवाल था दा0984 करके, इनका नाम इसमें दिखा रहा है @ तो वीडियो आ गया है भैया, और ऐसे वीडियो चैनल पे स्नेह बनाए रखें, ऐसे रेगुलर वीडियो मैं लाता रहूँगा। एक धर्मेंद्र कुमार साहब का है कमेंट कि नाइस वीडियो एंड गुड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू धर्मेंद्र भैया, ऐसे वीडियोज़ पे प्लस चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। एक दीपक चौहान जी का कमेंट है, असिस्टेंट बोरिक टेक्नीशियन का फाइनल कट ऑफ क्या होगा, इस पे वीडियो बनाइए। 1 हफ्ते के अंदर इस पे असिस्टेंट बोरिक टेक्नीशियन पे एक डिटेल वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, और उससे संबंधित जितना भी रिसर्च हो सकता है वो पूरा हो चुका है। एक शिवम यादव भैया का कमेंट है, इन्होंने 2-3 कमेंट कंटिन्यूस किए हैं इस टॉपिक पे कि EPSS एसओ में MCOM अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले वैलिड होते हैं, इसके बारे में जानकारी हो तो प्लीज़ बताइए। जी भैया, बिल्कुल 110% वैलिड होते हैं। जैसे MCOM है या MSc है मैथमेटिक्स का, तो MSc स्टैटिस्टिक्स का है, तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ या IITs हैं, NITs हैं जो ये बेसिक या नेचुरल साइंसेज से संबंधित कोर्सेज कराते हैं। तो वो जो कोर सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथमेटिक्स कोर सब्जेक्ट है, उसके साथ में कंप्यूटिंग जोड़ दिया, तो कोर सब्जेक्ट अगर उस पे आपका जब मार्कशीट होगा तो उसमें देखा जाएगा कि कोर सब्जेक्ट इसमें कौन सा है। जैसे पता चले आपने 16 पेपर मास्टर्स में दिए हैं, उसमें से 12 सब्जेक्ट आपने मैथ के लिए हैं, 4 पेपर कंप्यूटर के पढ़े हैं, तो कोर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो गया, तो उस हिसाब से ये माना जाएगा, वो MSc के इक्विवेलेंट माना जाएगा। उसी तरह से MCOM जो है आपका अप्लाइड बिजनेस में है, तो MCOM की डिग्री उसमें मांगी गई है, बिल्कुल वैलिड होगा एसओ के लिए, बिना किसी इफ एंड बट के, आप एकदम श्योर रहिए। भाई न्यू वैकेंसी जल्दी निकलवाओ भैया, हम तो कोशिश ही कर रहे हैं आप सबका के लिए कि जितना जल्दी वैकेंसी निकल सके। और एक उन्होंने एक भैया हैं अनूप त्रिपाठी साहब, जो वो भी एसओ से संबंधित वीडियोज़ बनाते हैं, तो उन्होंने जो मेल वाला आपने कहा था कि ये सारे लोग मेल करो, और इस रिगार्ड में मैंने भी अपने कई सारे साथियों से कह के मेल करवाया था, मैंने खुद भी मेल किया था। तो उम्मीद है कि जल्द ही वैकेंसी निकलेगी एसओ वाली, और उम्मीद का मैंने बताया आपको सितंबर लास्ट में, अक्टूबर फर्स्ट वीक के आसपास वैकेंसी निकल आएगी, इसलिए कि अध्याचन पूरा पहुंच चुका है प्रॉपर, और 1000 से 1200 पदों पे वैकेंसी आएगी। पांडे कमलेश साहब ने थैंक्स बोला है, थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू सो मच आपको भी। अजीत यादव जी ने भी थैंक्स बोला है। अजीत जी, आपको भी थैंक्स है कि आपने वीडियो इतना धैर्य के साथ देखा, और ये भी वीडियो देखें, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके बाद में है एजुकेशन हब साहब का कमेंट है, O लेवल CHM नीलिट का है, मान्य होगा या नहीं, बिल्कुल मान्य होगा, 110% मान्य होगा। O लेवल अगर आपका हार्डवेयर का है, सॉफ्टवेयर का है, किसका है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, नीलिट का है तो मान्य होगा। सर एसओ का अपडेट है कुछ, सूरज साहब का दूसरा कमेंट है, अपडेट जो भी था भैया आप यहाँ वीडियो मैंने आपको दे दिया है, और ये पूरा वीडियो देखें और शेयर भी करें। एक राकेश बहादुर भैया हैं, फीमेल की मेरिट 53 से कम कैसे संभव है, 53 से कम वाले DB के लिए कॉल ही नहीं हुए। बिल्कुल 53 से कम वाले DB के लिए कॉल हुए हों, वो कैसे कॉल हुए मैंने आपको बताया था कि रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट हो। मान लीजिए कि कोई रिजल्ट ऐसा आया जिसमें SC कैटेगरी की कट ऑफ है 50 नंबर, और फीमेल की कट ऑफ है 54 नंबर, तो इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल जो SC की फीमेल्स हैं उनका 54 या उससे ऊपर नंबर आने पे सिलेक्शन होगा, नहीं। इस केस में ये देखा जाएगा कि किस लिहाज से जो है
उस गर्ल को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो यहाँ अपनी कैटेगरी में रहने पे, ओवरऑल वाली कैटेगरी में रहने पे उसको फ़ायदा मिल रहा है, चूँकि उसकी कट ऑफ कम है, तो उस लड़की का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो रिज़र्वेशन का जब मतलब आप समझेंगे, इसका मतलब होता है जिसमें उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, उस वाले स्केल में रखा जाता है। तो इसी लिहाज से जो लड़कियाँ 47-48 नंबर पाई हैं, वो भी कई सारी जो डीबी के लिए गई हैं, उनका सिलेक्शन होगा भी। सर कुछ अपडेट दीजिएगा एसओ का। सूरज जी, मैंने अपडेट दे दिया है, आप देखें वीडियो। और आबिया निशा जी का कमेंट है, थैंक यू सो मच। सर क्या आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? आबिया जी, आप मुझे मेरा जो मेल है tmp09@gmail.com, उस पे मेल कीजिए और उस पे आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी होगा तो फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो। अदरवाइज़ आपको मेल पे भी आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो जाएगी, नंबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिक कंप्यूटर साइंस चलेगा, उम्मीद तो यही है। और अगर इस वाली वैकेंसी में नहीं चलता है तो जो आने वाली है इसमें 110% चलेगा। लेकिन अभी भी उम्मीद है कि मान्य होगा, वो कमेटी डिसाइड करेगी भैया वंदना त्रिवेदी जी की, जो इनके अध्यक्षता में बैठेगी कमेटी, कि कौन-कौन सी कंप्यूटर वाली सर्टिफ़िकेट या डिग्री जो हैं, जो कौन-कौन से डिग्री जो हैं वो इक्विवेलेंट डिग्री के रूप में मानी जाएँगी और कौन-कौन से कंप्यूटर डिप्लोमा है वो लेवल के इक्विवेलेंट माने जाएँगे। तो वो कमेटी डिसाइड करेगी, उसी हिसाब से होगा। अब तो इसमें ज़्यादा संशय इसलिए नहीं होना चाहिए कि महीने भर में रिज़ल्ट आने जाना है, 1 महीने, सवा महीने में, तो वो सब क्लियर हो ही जाना है। तो चूँकि इसके बारे में बहुत कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है नहीं कि कौन-सा माना जाएगा। 2 जो माने जाएँगे ये पता है, पीजीडीसीए माना जाएगा अगर आपने वैलिड इंस्टीट्यूशन मतलब सही इंस्टीट्यूशन से किया है, फेक नहीं बनवाया है तो, और ओ लेवल माना जाएगा। ये 2 तो फिक्स है। उसके अलावा कौन से माने जाएँगे कमेटी डिसाइड करेगी। तो इवन ओ लेवल वो पीजीडीसीए वालों से भी प्रोविज़नल वहाँ भराया गया है, लेकिन सूत्रों से पता चला है वहाँ जो मेरे मित्र हैं कार्यरत, कि पीजीडीसीए माना जाएगा। और सर आप हमको डीबी में मिले थे, शिवदास जी, मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन अगर मैं मिला था तो बड़े प्रसन्नता की बात है। और मैं फिर आपसे मिलना चाहूँगा जब आप सेलेक्ट हो जाएँ, तो मिलते हैं, उसके बाद पार्टी-वार्टी करेंगे। एक गुप्ता जी हैं, रिज़ल्ट अगस्त में फर्स्ट वीक में आएगा, इसके पहले कोई उम्मीद ना करें। गुप्ता जी, जो आपने लगभग 1 महीने पहले कहा था, वो अभी मैं सोर्सेज़ से इन्फॉर्मेशन के आधार पे कह रहा हूँ, तो ये तो बड़ी काबिल-ए-तारीफ़ बात आपने बोली। और मेरे भी जो सूत्र हैं, जो सोर्सेज़ हैं वहाँ पे, उन्होंने बताया कि अगस्त के पहले हफ्ते के आस-पास ही रिज़ल्ट आएगा, उसके पहले नहीं। क्या दूसरी लिस्ट आएगी? इसकी उम्मीद बहुत कम है। राम साहब जो आपने कमेंट किया है, उसकी उम्मीद काफ़ी कम है दूसरी लिस्ट की। दूसरी लिस्ट के जगह पे जो नई वैकेंसी आने वाली है, तो वही वाली जो वैकेंसी इसमें बच जाएगी, नहीं भरेगी। अगर शायद विभाग को अग्रसारित करें, अभी अध्याचन वाला समय आ गया है, तो तुरंत अध्याचन पहुँच जाता है, तो शायद नई जो वैकेंसी आती है, इसमें पद जुड़ सकते हैं जो खाली रह जाएँ, लेकिन दूसरी लिस्ट आने की संभावना कम है। आशीष यादव जी का कमेंट है, कमेटी ए के कैंडिडेट की कंप्यूटर मार्कशीट को चेक करके भी रिव्यू देगी, या कमेटी कैसे रिव्यू देगी? हो सके तो रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। भैया कमेटी बिल्कुल एक-एक सर्टिफ़िकेट या जो भी आपके लगाए गए हैं, वो अभी चेक होंगे। और ऐसे नहीं कि वहाँ चेक हो गया एकदम, अभी थारो चेकिंग होती है एक-एक डॉक्यूमेंट की, एक-एक सर्टिफ़िकेट की, और तभी वो कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन-कौन सा माना जाएगा, कौन-कौन सा नहीं माना जाएगा, और उसी के बाद में आपका रिज़ल्ट आएगा फाइनल वाला। तो इसी के लिए रिज़ल्ट में इतना समय लगा। इवन जो लेखपाल वाला आप देख लीजिए, अभी 26-27 हज़ार बच्चे कम से कम 20 हज़ार डीबी में बैठेंगे, तो डीबी के बाद में काफ़ी समय लगेगा उसका रिज़ल्ट आने में, 3-4 महीने, इसलिए कि वो चेक होता है आपका सारा डॉक्यूमेंट, संबंधित विभाग को भेजा जाता है। तो थारो चेकिंग होती है, ये नहीं कि डीबी हो गया बस उसके बाद चेकिंग नहीं होनी, चेकिंग होती है प्रॉपर। चूँकि इस आयोग की भी जवाबदेही होती है कि आपने जो कैंडिडेट सेलेक्ट किया है, विभाग को दिया, बाय द विभाग में चला गया और विभाग की लापरवाही किसी वजह से विभाग ने जाँच नहीं करवाई उसकी, तो आयोग की भी जवाबदेही होती है कि आपने क्या चेक किया था वहाँ पे, इसलिए बहुत थारो चेकिंग होती है डॉक्यूमेंट और सर्टिफ़िकेट की। एक शिवाय साहब का फिर से सवाल है, काबा ईएमडी टीपी फ्रॉम नीलिट। अगर नीलिट से आपने कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा कोई करके रखा हुआ है, तो इस बात की संभावना है कि वो माना जाएगा। फिर अगला है सवाल, सर प्लीज़ क्लियर करें, देवनागरी लिपि हिंदी में ज्ञान का क्या मतलब है? मेरा 10 में संस्कृत सब्जेक्ट था एंड 12th में हिंदी नहीं था, सो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में काउंट होगा या नहीं? बिल्कुल काउंट होगा। देखिए, देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान अगर उनको ये होता कि आपने 10th क्लास में हिंदी ली हुई होनी चाहिए, तो ये बात वो मेंशन करते। इस आधार पे कोई भी कोड चला जाएगा। देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान का मतलब आप हिंदी पढ़ सकें और आप हिंदी लिख सकें, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी ऑर्डर वगैरह जारी होते हैं, जितने एप्लीकेशन लिखे जाते हैं, कुछ भी हो, देवनागरी लिपि की, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, हिंदी में जो है, हिंदी में ही ऑर्डर निकलते हैं, हिंदी में ही लिखा जाता है, हिंदी में आप एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, तो उसका आपको ज्ञान नहीं रहेगा, तो जो सरकारी कार्य है उसे करने में बाधा होगी, दिक्कत होगी। तो इसी वजह से उसमें लिख दिया जाता है कि हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए किसी सर्टिफिकेट या डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप श्योर रहिए। आपने बताया कि आपने एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की है और आयोग को लेटर लिखा, फिर आयोग ने क्या कहा? आयोग ने उसका कोई रिप्लाई नहीं करा है, और जो डीबी के समय उन्होंने बताया था, प्रोविज़नल में डाल दिया था कि देखिए जब कमेटी डिसाइड करेगी उसी के आधार पे फाइनल होगा। और तो
और उसके बाद में अभी जो सोर्सेज से मैंने पूछा था जो वहाँ पे हैं कि ये मान्य होगा क्या, तो बोले कि हाँ ज़्यादातर ये इस तरह की डिग्री जो है इक्विवेलेंट में मानी जाएंगी, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे कि जैसे आपने एमएससी मैथमेटिक्स में किया है और या किसी ने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में किया है, तो उसका मार्कशीट जब चेक होंगे, मान लो 16-17 सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा, तो कोर अगर 12 से 14 पेपर, ऐसे एक-एक सब्जेक्ट पेपर नहीं चेक होते, लेकिन कोर और फंक्शनल ऐसे चेक किया जाता है या कोर इलेक्टिव ऐसे चेक किया जाता है कि आपने जैसे एमएससी मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग करा और आपने पेपर ज़्यादा कंप्यूटर के पढ़े हैं, मैथ के कम पढ़े हैं, तो वो इक्विवेलेंट मैथ की डिग्री के कैसे माना जाएगा। लेकिन मैथ की ज़्यादा पेपर पढ़े हैं, कंप्यूटर के वैसे पढ़े, चूँकि आप लगभग सारे सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ने के लिए उसमें कंप्यूटर की अर्हता हो ही गई है। आप फिजिक्स में भी कंप्यूटर के पेपर पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, नेचुरल साइंसेज में जब एनआईटी आईआईटी वगैरह से डिग्री लाओ आप, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर की डिग्री मानी जाएगी, वो मैथ के डिग्री के इक्विवेलेंट ही मानी जाएगी। तो इसके लिए ऐसे रहिए आप कुमार मौर्य साहब। मेरा यूजीडीसीए वैलिड होगा या नहीं, आपने कहाँ से किया है, ये मायने रखता है। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से, सरकारी इंस्टीट्यूशन से किया है, कोई फेक इंस्टीट्यूशन नहीं है शिवम गौर साहब, तो मान्य होने की संभावना है। आगे कमेटी पर डिपेंड है। राहुल यदुवंशी साहब का सवाल है, सर मेरा फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरते समय 10th की मार्कशीट के मार्क्स गलत डल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लिटरली कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। बस डीओबी वगैरह ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मार्क्स वगैरह तो अक्सर लोगों के गलत हो जाते हैं, उसके लिए भी एफिडेविट की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ऐसे रहिए राहुल यदुवंशी जी। सर एसओ के लिए पीटी का मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि लगभग वही 35 से 40 नंबर होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं किसी भी सूरत में। आने वाली एसओ जॉब में पीटी 2022 के द्वारा लिया जाएगा। जी बिल्कुल लाभ्या निशा जी, पीटी 2022 के थ्रू ही होगी, क्योंकि आयोग का जो गजट था उन्होंने जो प्रकाशित किया था उसके अनुसार अब आने वाली जितनी भी भर्तियाँ हैं उसमें पीटी में अपेयर होना आपके लिए ज़रूरी है। आयोग ने वही भार कम करने के लिए पीटी का सिस्टम ही लगाया है कि इतने 24-25 लाख बच्चों का जो एग्ज़ाम वो कराते हैं 4-4 पालियों में, ये सब कि बाद में जब मेंस आप कराएं किसी जो भी वैकेंसी आने वाली है तो उसमें बच्चों की संख्या कम रहे, 15-20 गुना बुला लें तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना इनके लिए तुलनात्मक रूप से आसान होता है। नहीं सारे वैकेंसीज तो पीटी इसीलिए आयोग के लिहाज से, मतलब आयोग का काम काफ़ी कम कर दिया है पीटी ने। एक है कृष्ण विक्की साहब का सवाल है कि सर डीबी में मैंने एक चीज़ देखा कि जो डिप्लोमा अपने फार्म में फिल किया उसे अलग भी ले रहे थे, जिसका कोई मिलान वहाँ फार्म में भरी हुई डिटेल से नहीं कर रहे थे, केवल सर्टिफिकेट की इशू डेट ही देख रहे थे। और कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने फार्म में कुछ भी कंप्यूटर डिप्लोमा भर दिया और बाद में बैकडेटेड पीजीडीसीए। अब किसी ने अगर कृष्ण साहब बैकडेटेड पीजीडीसीए बनवाया, तो मैंने आपको शुरू में वीडियो के बताया कि वो सारी चीज़ें चेक होती हैं, वो ऐसे रफ एंड टफ नहीं होता कि एक बार आपका डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट ले लिया सीधे वो रिजल्ट निकालेंगे। नहीं, अभी थॉरोली आपके डॉक्यूमेंट की चेकिंग होती है और आपका डिपार्टमेंट भी वो चेक करा सकता है। अब आपने किसी इंस्टीट्यूट से पीएचडी किया है, डिपार्टमेंट ने वहाँ लेटर भेजा कि ये वो पीएचडी सॉरी मतलब पीजीडीसीए किया है, डिपार्टमेंट ने वहाँ पे लेटर भेजा और वो उस इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया अगर, या आपने अगर कैफे से बनवाया फेक या फर्जी, तो वो कौन सा है, वहाँ कहाँ भेजेंगे। जैसे फर्जी हो तो किसी इंस्टीट्यूट का नाम लेके बना देंगे और वो इंस्टीट्यूट में आपका लेटर गया वहाँ पे, तो आपके से संबंधित कोई एनरोलमेंट नंबर वगैरह कुछ होगा नहीं वहाँ पे, तो वो तो फर्जी साबित ही होगा और बाद में फिर नौकरी जाएगी और उसके बाद में ऐसे लोगों की नौकरी जाएगी और उनके ऊपर एफआईआर भी होगा। और अगर सैलरी वगैरह ले चुके हैं ज्वाइनिंग के बाद में, तो वो रिकवरी भी होगी। तो इसके लिए एश्योर रहिए, चूँकि अभी तो कंप्यूटर का ज़माना है, ये लूप होल धीरे-धीरे ऑलमोस्ट कम हो गए हैं। आज के 20-30 साल पहले ये चीज़ें हो जाती थी, अभी ये चीज़ें होने वाली नहीं है। तो जिन्होंने बैक डेटेड अलग डिग्री या सर्टिफिकेट बनवाया है, तो अभी ये थॉरो चेकिंग होगी डीबी के बाद में। ऐसे नहीं, अभी तो उन्होंने ले लिया है प्रोविजनल में, अभी थॉरोली एक-एक का जो सारा सर्टिफिकेट वगैरह आपने सबमिट किया है वहाँ पे डिग्री डिप्लोमा, उसकी जाँच होगी। उसके बाद में फिर डेटा की फीडिंग होती है, उसके बाद रिजल्ट आता है। एक सवाल है, सर मेरा सिलेक्शन फ्रीडम फाइटर कोटा में हुआ था बट सर्टिफिकेट नहीं दे पाई, मेरे को जनरल में कंसिडर करेंगे 110%? आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा। वहाँ पे डीबी के समय भी आपसे लिखाया गया होगा कि मैंने फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में फार्म भरा था लेकिन मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं उसका लाभ नहीं लेना चाहती हूँ और मुझे यूआर में काउंट किया जाए। ये आपसे लिखाया होगा प्रोविजनल में, नहीं भी लिखाया है तो कोई इशू नहीं है, आपको यूआर में काउंट किया जाएगा। एक स्नेहा श्रीवास्तव जी का कमेंट है, सर डीबी में एक फार्म फिल करना था जिसमें पीजी की डिटेल फिल करनी थी। इसमें मैंने एमकॉम की डिग्री का सीरियल नंबर और इशू डेट जून 2020 डाला है, जबकि मेरा एमकॉम पासिंग ईयर 2015 है। मैंने एमकॉम की मार्कशीट डिग्री सब अटैच की, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्नेहा जी बिल्कुल इटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने जो भी डिग्री डिप्लोमा सब वहाँ पे अटैच किया है, इसकी फिर से एक थॉरो चेकिंग होती है। ये नहीं कि आपने जो वहाँ पे लिखा और उन्होंने काउंटर पर आपका चेक कर लिया तो बस हो गया काम, नहीं। फिर से एक थॉरो चेकिंग होती है आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह की, उसके बाद फिर डेटा की फीडिंग होती है, फिर रिजल्ट बनता है। तो इसमें कोई इशू नहीं होगा, आपने चूँकि डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर रखे हैं। मेरा पीजीडीसीए 2012 में हुआ था, मार्कशीट और ये जयदीप साहब का सवाल था।
और हुआ था और मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में 2012 की डेट है, बट फाइनल सर्टिफिकेट में रिजल्ट के बाद लिया गया था, जिसमें साफ-साफ लिखा है कि मैंने दिसंबर 2012 में पीजीडीसीए किया है और उस पर इश्यू डेट 28 फरवरी 2023 लिखा है। कोई इश्यू होगा? कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि जिसमें लिखा हुआ है कि आपका कब कंप्लीट हुआ है डिग्री, तो डिग्री में तो कई बार जब आप इश्यू कराने जाएँ तो उसका लेटेस्ट डेट डाल देते हैं, लेकिन आपका जो जितने पेपर हैं पीजीडीसीए के, आपने कब पास किए, आपका वो कब इश्यू हुआ, वो क्या कहते हैं, वो कब आपने पास किया, पूरा डिटेल वो सारा उसमें सर्टिफिकेट में मेंशन होता है। तो इंस्टीट्यूट अब कई बार जैसे ड्यू का सर्टिफिकेट है, मैंने ही जब बड़ा सिंपल मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल कि मुझे लोअर पीसीएस का जो है वो रिजल्ट क्या कहते हैं, डीबी कराना था मेरा। शायद 19 मई को आई थिंक डीबी था 2022 में। तो उसमें था कि सारे सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए, तो मैंने उस समय सारे सेमेस्टर की कंबाइंड मार्कशीट एक ली हुई थी, वो वैसे ली नहीं थी, तो मैंने ऑनलाइन फीस सबमिट करके ड्यू के साइट से सारा डाउनलोड किया। तो वो मेरे चूँकि मैंने 2017 में ग्रेजुएशन किया है और मेरा उसमें दिखा रहा था कि रिजल्ट प्रिंटिंग डेट वो सारा बता रहा था 2022 वाला, चूँकि तभी मैंने प्रिंट किया। तो वहाँ डीबी में मुझसे पूछा गया, तो मैंने उनको बताया कि देख लीजिए सर, ईयर ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन या डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन भी मेरे सर्टिफिकेट में सब में पीछे दिया हुआ है, और जो कि 2017 का है। उन्होंने देखा और उसको कंसिडर किया और मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो उसमें जब 2012 का आपका पासिंग ईयर है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी इस इश्यू डेट से एटलीस्ट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये सीताराम यादव जी का कमेंट है। राधे राधे भैया। कुल कितने लोगों ने डीबी कराया है? लगभग 1750 लोगों ने डीबी कराया है ऐसो में। एक सिंह साहब का कमेंट है, मेरे फार्म में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर यस हो गया था, डीबी में मैंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे उन्होंने उस फार्म में लिखाया भी होगा कि मैंने ईडब्ल्यूएस उसमें गलती से टिक किया था और मुझे इसका लाभ नहीं चाहिए, तो आप यूआर में काउंट किए जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक आकाश सारस्वत भैया का सवाल है, सर मेरा आंसर करने के लिए थैंक्स। पिछले वीडियो में जो मैंने इनको आंसर किया था, बिल्कुल आप जितने भी आप सवाल पूछेंगे बिल्कुल आपके सवालों का रिप्लाई किया ही जाएगा। अच्छा, जिनको मैं या बीच-बीच में ध्यान आ जा रहा है तो मैं ये हार्ट दे रहा हूँ, सबके लिए मैं समय निकाल के हार्ट दे दूँगा। इसका मतलब ये ना समझना कि कोई मेरे लिए स्पेशल है, कोई कम स्पेशल है। मेरे लिए जितने भी मेरे चैनल के व्यूअर हैं, मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं सारे, और ऐसे आप लोग अपना स्नेह वीडियोज़ पे बनाए रखेंगे, यही मेरा मोटिवेशन है, तो मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाता रहूँगा आपके लिए। तो सर आंसर करने के लिए थैंक्स। मैंने फॉर्म डालते हुए अपनी रेलवे एसएम की जॉब, इन्होंने पूरा बताया है कि एसएम की जॉब के बारे में नहीं बताया था, चूँकि उसमें दिया हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का डिटेल माँगा ही नहीं था। और डीबी के समय फिर एनओसी लिया था, लेकिन डीबी में उन्होंने वो माँगा ही नहीं, चूँकि मैंने पुराना डिटेल दिया ही नहीं था, चूँकि उसमें सेंट्रल के डिटेल की ज़रूरत नहीं थी। अब तो आपका सवाल ये है कि आपकी सर्विस जुड़ने-उड़ने वाला जो मैटर होता है, तो बिल्कुल सर्विस जुड़ सकता है। ये जब ये रिज़ल्ट डिक्लेयर करके वहाँ भेज देंगे आपके संबंधित डिपार्टमेंट को, तो आपका जो लेटर है वहाँ से एनओसी बनवाया अपने डिपार्टमेंट से, और वहाँ का जो रेजिग्नेशन लेटर वगैरह लाइएगा, वहाँ पे सबमिट कीजिएगा। स्टेट में थोड़ा झंझट होता है, मतलब सर्विस जुड़ने वाला थोड़ा बवाल होता है। सेंट्रल की सर्विस स्टेट में जुड़ने में थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन कोशिश करेंगे तो इसकी संभावना है। मैंने आपको रिप्लाई भी कर रखा है, होप सो वो रिप्लाई आपको हेल्प कर रही होगी। एक मनीष सिंह साहब का कमेंट है कि एनसीसीबी सर्टिफिकेट के फ़ायदे एसओ के लिए कितने नंबर बढ़ाया जाएगा? नंबर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, कोई भी नंबर नहीं बढ़ेगा। बस ये है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आपके साथ में आ जाता है जिन्होंने एनसीसीबी सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया है और आपने कर रखा है और वो दोनों के नंबर सेम है, तो आपको वरीयता मिलेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस ये फ़ायदा होगा। एक एसयू साहब का कमेंट है, 50 मार्क्स हैं, क्या हो सकता है? बिल्कुल उम्मीद है एसयू साहब, बिल्कुल उम्मीद है, हो सकता है। एक भैया का कमेंट है कि सर मेरा मोबाइल नंबर जो फॉर्म में फिल करते समय, इनका मैंने रिप्लाई उस समय दे दिया था कि आप यूपीडब्ल्यूएससी की साइट पे जाइए और उससे ये मोबाइल नंबर जो आपने उस समय दिया था, कई सारे लोग का इशू होगा ये, तो उसको कैसे बदलें, तो यूपीडब्ल्यूएससी की साइट पे इसका पूरा प्रोसेस दिया गया है, वहाँ पे आप देखें, क्लिक करके आप अपना नया मोबाइल नंबर वहाँ सबमिट करके और अपडेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और भैया का कमेंट है कि डीबी में डिग्री मांगी गई थी, बट उसके जगह प्रोविजनल डिग्री जमा कर दी, जबकि उन्होंने डिग्री के लिए लिया था, प्रोविजनल को लिखा लिया था, क्या प्रोविजनल को मान्य कर लेंगे? डीबी अगर डिग्री के लिए लिखा लिया था, तो जितने समय में आपसे लिखाया था उतने समय में आपको डिग्री सबमिट करनी चाहिए थी। अगर आपने नहीं भी सबमिट की होगी उस समय में, उसके बाद भी अगर आप सबमिट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसकी वजह से आपका रिजल्ट वो विदहेल्ड कर देंगे या कोई इशू होगा। और इस बात की संभावना है कि हाँ, विदहेल्ड वाला जो मैंने कहा कि आपका रिजल्ट प्रोविजनल में डाल देंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो इससे आपको नुकसान ये हो जाएगा कि बाकियों का जो प्रोविजनल वाले होते हैं उनसे फिर से डिग्री डिप्लोमा दिखाने के लिए आयोग उनको बाकायदा बुलाता है फिर से, और उससे आपका जो जॉइनिंग है वो काफ़ी लेट हो जाता है, 4-6 महीने लेट हो ही जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, लोअर पीसीएस वाला जिसमें मैं ही था, 9 दिसंबर 2022 को उसका अंतिम चयन परिणाम आया, फरवरी में उसका मेडिकल हुआ, 7-8-9 फरवरी को, 5 अप्रैल को उसका जॉइनिंग लेटर मिला लखनऊ में।
अब लेकिन वो जॉइनिंग लेटर उन लोगों को मिला जिनका प्रोविज़नल सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिन्होंने डीबी के समय जितने ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे सब सबमिट किए थे। अब उसके अलावा जो प्रोविज़नल वाले थे, आयोग ने उनको 1 सवा महीने के बाद बुलाया और उनकी फाइलें अभी विभाग में अभी हाल में गई हैं संबंधित विभागों में। उनके जॉइनिंग लेटर वगैरह अभी जारी नहीं हुए हैं और जबकि हम लोगों का अभी ट्रेनिंग पूरा ऑलमोस्ट पूरा हो गया और 5 अप्रैल को जॉइनिंग लेटर मिला था। बहुत लोगों ने 6 अप्रैल को भी जॉइन कर लिया, तो मान लीजिए लगभग 3 महीने होने वाला है उनको सर्विस करते हुए और जो प्रोविज़नल वाले हैं उनका अभी जॉइनिंग लेटर जारी नहीं हुआ। तो ऐसे 3-4 महीने आपका लेट हो जाएगा जॉइनिंग, बस यही अंतर आएगा अगर प्रोविज़नल में होते हैं तो। एक एग्ज़ाम सारथी साहब हैं, भैया जी कुछ अपडेट दीजिए। आज ही आपने कमेंट किया था, देखिए मैंने ये वीडियो आज बना दिया है। एक शिवाय साहब थे, उन्होंने बताया था कि एक इंटरव्यू का लिंक देके कि इसमें वो बता रहे हैं कि जून तक रिजल्ट दे देंगे। मैंने आपको उसी समय कमेंट किया था कि इस बात की संभावना कम है। आज भी बता रहा हूँ कि अगस्त के पहले हफ्ते तक ही रिजल्ट आएगा शिवा जी। अंकुश साहब का सवाल है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा क्या? वेटिंग लिस्ट की संभावना बहुत कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक आव्या निशा जी का कमेंट है कि सर मुझे ये जानना है कि मैं प्रेजेंट टाइम में वीडियो की पोस्ट पर हूँ, 5 साल से जॉब कर रही हूँ, तो क्या सैलरी में डिफरेंस होगी या नहीं? मीन सैलरी कितनी बढ़ेगी, कितनी पड़ेगी, इन्होंने पूछा है। तो आव्या निशा जी, जैसे आप प्रेजेंट टाइम में वीडियो थी तो 5 साल से अगर नौकरी कर रही थी, 2000 ग्रेड पे की जॉब है, तो आपका बेसिक लगभग हो गया होगा 21,700 में लगभग 4,000 रुपये जोड़ दीजिए, लगभग मैं बता रहा हूँ, तो लगभग 25-26,000 आपका बेसिक होगा और यहाँ पे आपका बेसिक होगा 35,400। तो यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन होगा तो इन हैंड सैलरी आपकी लगभग यहाँ बनेगी लगभग 52-53,000, या तब तक वो महंगाई भत्ता और बढ़ने ही वाला है, तब तक 40% में भी हो जाएगा, तो वो शायद 55-56,000 इन हैंड आपको मिले। और वहाँ आपकी सैलरी कितनी मिल रही है उस हिसाब से आप कंपेयर कर लीजिएगा। तो सैलरी आपकी कम नहीं होगी, भले वहाँ आपने 5 साल तक नौकरी करी, सैलरी यहाँ वहाँ से आपको यहाँ ज़्यादा ही मिलेगी, चूँकि वीडियो जो है वो 2000 ग्रेड पे की है और ये 4200 ग्रेड पे की है। एक महेश यादव साहब का कमेंट था, सर डीबी की सेकंड लिस्ट आएगी? कम उम्मीद है भैया महेश जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट कम उम्मीद है, नई वैकेंसी आएगी, सेकंड लिस्ट आने की उम्मीद कम है। बाकी जो भी आयोग डिसाइड करे उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्म कुछ भी कहना असंभव है, लेकिन उम्मीद कम है। अगर पीटी 2022 से एसओ की वैकेंसी आएगी तो पीटी की कट ऑफ कितनी होगी? 35 से 40 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं रखे सकेंगे। एक सेकंड लिस्ट आनी है, कोई उम्मीद है SC/ST वालों का? कम उम्मीद है, बिल्कुल नई वैकेंसी आएगी, सेकंड लिस्ट की उम्मीद कम है भैया। शिवम गौर जी ने फिर से वही UGDC BHU से संबंधित सवाल पूछा, जिसका मैंने पहले ही रिप्लाई कर रखा था शिवम जी। और एसओ के नीचे कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और कौन कौन सा काम करते हैं? एसओ के नीचे जूनियर असिस्टेंट होते हैं, एसओ के नीचे सीनियर असिस्टेंट भी होते हैं, और अगर संबंधित विभाग में कोई स्टेनो है वो भी 2800 ग्रेड पे होते हैं, तो वो भी एसओ के नीचे ही होते हैं। और बाकी चपरासी वाला कैडर होता है और अनुसेवक होते हैं। उसके बाद में जो कंटिजेंसी स्टाफ जो कंटेक्चुअल हैं वो भी एसओ के नीचे होते हैं। तो विभाग पे डिपेंड करता है कि आप कौन से विभाग में आपकी नौकरी लगी है, लेकिन ठीक ठाक स्टाफ होता है नीचे वो काम करने के लिए। और जो मेन आप नीचे पूछें तो उसमें जूनियर असिस्टेंट होते हैं, वो 2000 ग्रेड पे के। और अगला सवाल है अंकित कुमार साहब का कि सर ऐसे ही बोरिंग टेक्नीशियन पर फुल वीडियो बनाइए। अंकित जी बिल्कुल ज़रूर, मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा हफ्ते भर में। मैंने पिछले बार भी आपको कहा था जल्दी लाऊँगा, लेकिन वो समय मुझे नहीं मिला, लेकिन अब मैं 1 हफ्ते में ले आऊँगा वीडियो। सेकंड लिस्ट का आ सकता है क्या? राम कुमार गुप्ता साहब ने पूछा, कम उम्मीद है राम कुमार जी। और एक विकास अग्रवाल साहब का सवाल है, सर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से प्रॉपर चैनल के थ्रू टेक्निकल डिजिग्नेशन से अगर एसओ जॉब ज्वाइन करें तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सर्विस और लीव रिकॉर्ड एसओ की जॉब में ऐड होंगे? उम्मीद है ऐसा होता है, जो कि मैंने भी यहाँ मेरे साथ भी सेम सीन था और मैं कोशिशें कर रहा हूँ। तो अभी तो हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है और उसके बाद में मैं देखता हूँ कि अगर वो जुड़ता है नहीं जुड़ता तो ज़्यादा कंक्रीट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा, चूँकि मेरे साथ भी ऑलमोस्ट यही सेम सीन है अभी। तो ऐसे कई सारे और दोस्त हैं। सेंट्रल की सर्विस स्टेट में जुड़ने में थोड़ा मतलब दिक्कत होती है, लेकिन आप कोशिश करें तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर सेम ग्रेड पे में आ रहे हैं तो और आसान हो जाता है ये चीज़। तो इसके बारे में और कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठा करके आपको अपडेट करूँगा विकास जी, आप चैनल पे बने रहिएगा। तो थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे कमेंट्स के लिए, और जितना संभव हो सका मैंने आपको रिप्लाई किया है। अगला वीडियो भी आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगा, और जिस भी टॉपिक पे जिससे संबंधित जितने भी आपके सवाल हों आप इस वीडियो के कमेंट में आप डालेंगे तो उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगा। आपने इतना धैर्य से ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।